और सेक्शन 6 बताया था। ठीक है, मैंने सारे सेक्शन, वो सारी डेफिनेशंस जो सेक्शन 3 की डेफिनेशंस थी, 52 डेफिनेशंस पढ़ाई थी, उसके साथ साथ मैंने आपको सेक्शन 6 बताया था और सेक्शन 4 बताया था कि जो जो इसमें डेफिनेशंस हैं वो कब तक चलेंगे और कब चलेंगे। उसके बाद हम सेक्शन जो है उस पर आ गए थे, सेक्शन 6 पर। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, आप थोड़ा थोड़ा मुझे जो ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज ऑफेंस? ऑफेंस क्या होता है? जुर्म। मैम ऑफेंस वही जो कि पीपीसी के अंदर डिफाइंड है। कोई एक बच्चा अपना अपने आप को जी, एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय कॉल्ड ऑफेंस। पीपीसी। जी, अकॉर्डिंग टू पीपीसी। ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे आप ये बताएंगे कि एक तो मैंने आपको बताया था एक्ट क्या होता है, व्हाट इज एक्ट। एक्ट मैंने आपको दो तरह के बताए थे। कौन कौन से एक्ट थे? एक एक्ट जो मैंने पहला बताया था वो कौन सा एक्ट था, और जो दूसरा एक्ट बताया था वो क्या था? आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे। एक्ट की दो डेफिनेशन बताई थी मैंने। मैम एक एक तो एक्ट होता है ना विच इज डन, एनी एक्शन विच इज डन इज कॉल्ड एक्ट। दूसरा एक्ट होता है जो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट से पास होकर, उसका क्या नाम है, उसका लेजिस्लेशन में आता है, तो वो उसको एक्ट कह देते हैं आप। हम्म। हम्म। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? मैम ये दरा बताएगा आपको। मैम ये है कि एक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो एक कोडिफाइड पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, और लॉज सारे के सारे कोडिफाइड नहीं होते। और ज़रूरी नहीं है कि अगर एक एक्ट बना है तो वो ऑटोमेटिकली लॉ भी बन गया है। कई रिपील्ड एक्ट्स होते हैं, कई एक्ट्स आउट ऑफ डेट होते हैं। लॉ तो वो होता है ना जो कि प्रिवेलिंग एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, जो कि एक सर्टेन सोसाइटी को इन कंट्रोल रखता है। और वो सारा का सारा जो है वो निकलता एक्ट से ही है। लेकिन जस्ट बिकॉज एक एक्ट एग्जिस्ट करता है तो डजंट मीन कि वो लॉ भी है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोल रहे हैं। अब दोनों में जब हम एक्ट बोलते हैं तो हम एक्ट क्यों बोलते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलते हैं तो हम लॉ क्यों बोलते हैं? मुझे बताएं। मैम जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं तो उसका मतलब हम स्पेसिफिकली जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो डॉक्यूमेंट है, जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, उसकी हम बात करते हैं। अब जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ जो बाकी सारे के सारे लॉज या प्रोविजंस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं इन एनी सिविल सेंस, तो उसकी हम बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक स्पेसिफिक टर्म है। ठीक है, जबरदस्त। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और इजाफा करूंगी। आपने बिल्कुल ठीक बताया बेटा। लेकिन देखें, जब हम लोग एक एक्ट बनता है ना, एक लेजिस्लेशन होती है, तो लेजिस्लेशन होने के बाद एक एक्ट बन जाता है। एक्ट जो है वो कहाँ पर पब्लिश होता है? तो आम जनरल पब्लिक को पता चलता है ऑफिशियल गजट में। ऐसे ही होता है ना? आम जो इदारों को, जनरल पब्लिक को पता चलता है कि उसकी अनाउंसमेंट होती है ऑफिशियल गजट में। ऐसे ही होता है। जी मैम। ठीक है, जब वो ऑफिशियल गजट में उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जब हम उसको लॉ बनाने लगते हैं ना, कि कुछ सेट ऑफ रूल्स हम लोग सेट कर देते हैं कि इस एक्ट को एज अ लॉ हम कैसे यूज करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एज अ लॉ कैसे होगी, जो एजेंसीज हैं, जो इदारे हैं, जिनके जिनके लिए ये लॉ, ये एक्ट बना है, वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जब लॉ के उस एक्ट के साथ कुछ रूल्स जो हैं वो मिल जाते हैं तो फिर वो लॉ बन जाता है। उसको चलाने के लिए कुछ रूल्स हम लोग जब लॉ एक्ट के साथ लागू करते हैं कि ये जो सिचुएशंस होंगी तो इसमें ये ऐसे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है? वो लॉ बन जाता है।
और वो रूल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? वो रूल्स भी हमें ऑफिशियल गजट से मिल जाते हैं, ऑफिशियल गजट्स में वो रूल्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर कोई जो जैसे एक्ट में के भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, और वो ऑफिशियल गजट में फिर पब्लिश हो जाएगा। जैसे ही चीजें ऑफिशियल गजट में पब्लिश होती हैं तो हम इनको एक्ट और जो है लॉ का डिफरेंस हमें पता चलना शुरू हो जाता है। सबको समझ आ गई है? अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि सेक्शन 6 का जो है वो क्या था? सेक्शन 6 क्या था, ये बताइए मुझे। मैम काइंडली सवाल बेटे रिपीट मेरी कीजिएगा, आवाज आ वो रही है आप आवाज लोगों कट को? गई। मैम काइंडली रिपीट कीजिएगा, आवाज कट गई थी। हम मैंने कहा सेक्शन 6 को डिफाइन कौन करेगा? इस सेक्शन मैं मैम सेक्शन 6 हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने बेसिकली बात ये की थी कि जो उसका इफ़ेक्ट ऑफ रिपील की बेसिकली वो बात करता है, और हमने उसके अंदर एक निमोनिक से आपने हमें वो याद करवाया था, जिसके अंदर आपने बात की थी कि मैनेजमेंट क्लेम पनिशमेंट इंक्वायरी और रिवाइवल की, कि जस्ट बिकॉज एक एक्ट का कोई प्रोविज़न जो है वो अगर रिपील हो गया है, तो उसके इफ़ेक्ट्स की उन्होंने बात की थी कि वो किन किन चीज़ों को अफेक्ट करता है और किन किन चीज़ों को नहीं करता। जनरली तो यही रूल है कि जो उस रिपील से पहले की चीज़ें थी, कोई भी राइट है, कोई भी क्लेम है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी इंक्वायरी है, वो तो जाहिर सी बात है वो जारी रहेगी, क्योंकि फिर तो इनजस्टिस हो जाएगा जिस बंदे क्लेमेंट के साथ या प्लेंटिफ के साथ। लेकिन वो किसी भी चीज़ को, किसी भी और डेड प्रोविजन को या किसी भी और लॉ को, एक तो वो रिवाइव नहीं करेगा, और दूसरा वो एक राइट या एक ऐसी चीज़ जो कि किसी बंदे को पहले उस कानून के तहत दी गई थी, उसको भी जो है वो ख़त्म नहीं करेगा। ये हमने बात की थी सेक्शन 6 के अंदर। गुड। अच्छा, कोई और भी बच्चा बताना पसंद करेगा यही बात सेक्शन 6 में क्या था? जी हमजा बेटा बताएं। मैम सेक्शन 6 में ये था कि क्लेम इन इंक्वायरी, यानी कि जहाँ पे ये पांच चीजें होंगी, पनिशमेंट वगैरह, जब एक्ट एक जो है वो रिपील्ड हो जाएगा तो कुछ चीजें हैं जो कि रिपील्ड नहीं होंगी, जिनमें से कि ये पांच चीजें थी, जिसमें कि क्लेम था, पनिशमेंट थी, और तीन चीजें और थी जो मैं भूल रहा हूँ। बट ये था कि वो अगर एक्ट रिपील होता है तो सम सर्टेन थिंग्स कैन नॉट बी रिपील्ड बाय द एक्ट, जो भी एक्ट था जो कि खत्म हो गया। ठीक, ठीक है, गुड। चलो, इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ आ गया था। मुनीब, आपको समझ आया था तो आप थोड़ा सा बताएं। अक्सर वो भी आप थोड़ा सा, ताकि मुझे पता लग जाए कि सब बच्चों को समझ आ गई है। चलें, मुनीब, जब आपका नेट का प्रॉब्लम सेट हो जाए तो आप मुझे फिर थोड़ा सा बता दीजिएगा। बस मेरे से कल मिस हो गया था तो मैंने कहा मैं आज आपको, ठीक है, कोई इशू नहीं मुनीब, तो मैं आपको उसका पर्पस बता दूं। ठीक है, रीन्यू एनीथिंग नॉट एनफोर्स्ड और प्रीवेल ड्यूरिंग द पीरियड एट विच अपील इज इफेक्टेड। ठीक है, नंबर 1 पे इसका ये आएगा, रीन्यू एनीथिंग नॉट एनफोर्स्ड or prevail during the period which repeal is affected or affect the prior management of any legislation that is replaced or anything performed, undergone or any legislation so repealed or affected by punishment, forfeiture or penalty sustained with regard to any offence committed as opposed to any legislation or affect any inquiry, litigation with regard to such claim, privilege, debt or responsibility, or any inquiry, litigation remedy may be initiated, continued or insisted। ये सारे पर्पसेस वही है जो मैं आपको कल एक दफा बता चुकी हूँ।
है वो 4th पे हम चलते। अच्छा, इसका स्कोप क्या है? द एक्ट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन फॉर्मुलेटेड बाय द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 240 and 243 of the constitution and shall Indian Act 1915 or Government of Indian Act 1935 by the central government. The rule shall mean rule made in exercise of the authority or of any legislation and the regulation issued as a rule framed under legislation. ठीक, इन चीजों के बाद हम अपने सेक्शन की तरफ आ जाएंगे जो absence of clear definition in the specific enactments and where there is conflict between the pre-constitutional laws and post-constitutional laws, the act give a clear suggestion for the conflict and differentiates the legislation according to the commencement and enforcement. अच्छा, ये हमारा जो मेन सेक्शन है ना जो आज हमने पढ़ना है वो है पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। ठीक है, इससे पहले हम सेक्शन 14 को देखेंगे। सेक्शन 15 से पहले हम सेक्शन 14 को देखेंगे कि व्हाट इज सेक्शन 14, तो हमें इसकी ना आगे से जो क्लियर समझ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, सेक्शन 14 इन जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, powers conferred to exercise from time to time. Interpretation made after the commencement of this act, any powers conferred, then unless a different intention appear, the power may be exercised from time to time as occasion requires. उसका दूसरा, this section applies also to all central acts and regulations made on or after the 14th day of January 1887. मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग ना ये होता है कि जो टाइम टू टाइम ना जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ओकेजन रिक्वायर्ड, कई दफा ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम कि एक ऐसे बंदे को अपॉइंट करना पड़ता है जो किसी एक खास डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होता है, लेकिन क्या होता है वो एक्स ऑफिशियो होता है, यानी कि वो रिटायर्ड पर्सन होता है। ठीक है, और वो रिटायर्ड पर्सन होता है और वो लेकिन उस काम का एक्सपर्ट होता है। ठीक है, तो उसको बुलाया जाता है दोबारा। ठीक है, और उसको वो कोई खास पर्पस के लिए जब हम उसे बुलाते हैं अपने उसमें दो तीन पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। ठीक है, इसमें क्या है कि वेयर बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और रेगुलेशन अ पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन टू फिल एनी ऑफिस और execute any function is conferred, then unless it is otherwise expressly provided, any such appointment by name or by virtue of office. इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होती है रेगुलेशन, उसके पास ये पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन टू फिल एनी ऑफिस और एग्जीक्यूट एनी फंक्शन है। ठीक है, कि उसके पास ये पावर है कि वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, वो किसी ऑफिस को फिल कर सकते हैं और एग्जीक्यूट एनी फंक्शन। एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, और इसमें एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया कि any such appointment is made after the commencement of this act may be made other by name by virtue of the office. ठीक है, समझ आ गई कि इसमें ये बताया गया है कि जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ना, अगर वो समझती है कि वो किसी ऐसे बंदे को हायर करके अपना काम करवा सकती है, काम चला सकती है, तो वो उसको इजीली हायर कर सकती है और उसको हायर करके और वो अपना जो मखसूस पर्पस है वो कर सकती है। ठीक है, अब इसके साथ ही ना इसमें ये भी हो सकता है कि मैंने आपको बताया था कि एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि जैसे एक
बंदा है वो अपने काम का एक्सपर्ट है, जैसे वो एसपी है, पुलिस का कोई डिपार्टमेंट है या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कोई एक्सपर्ट, उसकी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है, तो वो बेशक रिटायर्ड हो चुका है, बेशक वो जॉब छोड़ के जा चुका है, लेकिन उसकी जो है खिदमात को दोबारा से हायर किया जा सकता है और वो किसी भी ऑफिस को फिल करने के लिए, ताकि उस जिस तरीके से वो एक्सपर्ट है वो उस अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके। जो अगला है वो है सेक्शन 16। अच्छा, सेक्शन 16 में क्या है कि सेक्शन 16 में ये बताया गया है कि पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। अब देखें कि अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है, कि जहां पर एक बंदे को पावर दी गई है ना कि वो किसी को अपॉइंट कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली उसके पास डिसमिस करने की भी इख्तियारात होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी ना जेंडर की, इसमें ही और शी, यानी कि अगर हम लोग पीपीसी में ये देखते हैं ना कि ही का वर्ड हर जगह पे यूज हो रहा है, तो हम ये समझे कि नहीं जी जो शी है या फीमेल है वो इससे एग्जाम्प्टेड है, इस लॉ में उस एग्जाम्प्टेड है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो एग्जाम्प्टेड नहीं होता, बल्कि ये होता है कि जो ही का वर्ड है ना वो सबके लिए यूज हो रहा है, चाहे वो मेल है, फीमेल है या शीमेल है या कोई और कुछ कोई भी है, माइनर है, कुछ भी है, तो वो ही और जो ही का वर्ड है वो सबके लिए यूज हो रहा है। इसी तरह से हम जो है ना कि एक लॉ को बहुत बड़ा या लंबा बनाने की बजाय वो ये करते हैं, उन्होंने सेक्शन 16 में ये बता दिया है कि पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड टू पावर टू डिसमिस अंडर सेक्शन 16। इसमें क्या है, is conferred then unless a different intention appears, ठीक है, unless a different intention appears, the appointing authority shall also have the power to suspend or dismiss any person appointed whether by itself or any other authority is exercise of that power, ठीक है। इसमें ये है कि जो एक बंदा जिसको अपॉइंट किया है ना, तो वहां पर जो फॉर एग्जांपल कि वो उसके पास अथॉरिटी के उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं, वो उसको वहां से हटा भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप में कि दो बच्चे हैं जो कि सीआर, एक पहले सीआर है, ठीक है, जब मैं उसको उसकी जगह पर किसी दूसरे बच्चे को सीआर बना देती हूँ ना, तो इट मीन्स कि पहले वाला ऑटोमेटिकली जो है वो हट गया वहां से। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मेरे पास ये सिर्फ अथॉरिटी कि मैं किसी को अपॉइंट कर सकती हूँ, मेरे पास ये भी अथॉरिटी कि मैं किसी को सस्पेंड भी कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, essentials to attract section 16 है power of appointment है। Section 16 can be attracted only in the case where there is appointment of a person by a competent authority, where the authority has no power to make an appointment. It cannot बात कि जो हम ये देखते हैं कि जो बंदे के पास एक अथॉरिटी आ जाती है कि वो किसी को अपॉइंट कर सकता है, तो वो किसी को अपॉइंट कर सकता है, तो इट मीन्स कि वो किसी को डिसमिस भी कर सकता है, ठीक है। पावर गिवन बाय सेंट्रल एक्ट और आपको सेक्शन 8 के बाद की जो डेफिनेशन बताई थी कि जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, सेंट्रल एक्ट शैल मीन an act of the central legislation and shall include except in section 5 and act made by the governor general under section 67b of the governor of Indian act। इसमें इंडियन एक्ट के गवर्नर इंडियन एक्ट का भी हवाला दिया गया है, ठीक है। अब वो आपको पता है कि जो डिफरेंट एक्ट्स है ना उनमें जो डेफिनेशंस ली गई हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कुछ जो डेफिनेशंस है वो डिफरेंट एक्ट से उठाई गई है, जैसे मैंने आपको बताया था पीपीसी से भी वो सारी डेफ उठाई गई हैं, इधर जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में आ रही है उसकी, जैसे मैंने आपको अबैट की डेफिनेशन जाएगा जैसे कि वो पीपीसी में बताई गई है, ठीक है ना, उकसाना या उभारना अबैटमेंट के उसमें लिया जाएगा। इसी तरह से क्राइम की डेफिनेशन जो थी वो भी, ऑफेंस की डेफिनेशन वो भी इसी तरह से जो एक ये इसमें बताई गई है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के अंदर जो सेक्शन 7 है उसमें गवर्नर जनरल की उधर से डेफिनेशन उठाई गई है। Legislature not intent otherwise section 16 of the General Clauses Act can be attracted only in those cases where under a relevant statute or a rule a different intention does not appear
that it does not provide the procedure for the suspension or dismissal. ठीक है. Extent of power क्या है? Extent of power है the authority enjoying regulation has the power of removal of the officer even the appoint some other authority on delegation of the powers of appointment by itself. ठीक है कि जो मैंने आपको यही बात बार बार आकी द अथॉरिटी enjoying the powers of appointment by virtue of the central act or regulation has the power of removal of the officer even the appointment by some other authority on delegation of the powers of appointment by itself. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो उसकी ओहदे पे लगा देती, जैसे पार्लियामेंट जो है वो फैसला करती है, तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है ना, वो ऑटोमेटिकली उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो सस्पेंशन भी कर सकती है. ठीक है ना. अच्छा, स्कोप ऑफ सेक्शन rule of construction which should be applied if the construction cannot be arrived at or determined with reference to the context or subject matter of the particular statute. ठीक है. अच्छा, that the General Clauses Act has been enacted so as to avoid the it is possible to do so. Section 16 of the Act has codified the general rule that the power of to dismiss or suspend is necessary and is exercised and as incident to or consequence of that power. ठीक है. अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो जितनी भी है ना हमारे पास पावर्स हैं कि पावर टू अपॉइंट इंक्लूडिंग टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो, मैंने आपको इसमें सेक्शन 14 में बताया कि जितनी भी पावर्स है ना वो सेक्शन 14 के हिसाब से कि जो जितनी भी पावर्स हैं कि वो अपॉइंट कर सकते हैं, वो एक्स ऑफिशियो को अपॉइंट कर सकते हैं. और जैसे जैसे कोई ओकेजन रिक्वायर्स करता है कि कोई भी जो है वो मौके के हिसाब से कोई वो अपॉइंटमेंट हो सकती है. उसमें ये बताया गया कि पावर जो है पार्लियामेंट और जो रेगुलेशन है पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन टू फिल एनी ऑफिस, कि उसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी जो ऑफिस को ना फिल कर सकती है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मैंने आपको बताया सेक्शन 16 के बारे में कि जिसके पास पावर होती है ना अपॉइंट करने की, उसी के पास पावर होती है कि वो उसको जो है वो रिमूव भी कर सकता है. ठीक है. अच्छा, इसका ना एक जो है 15 का एक है कि द स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस डेंजिया ऑन 25 अक्टूबर 1960. तो इसमें ना सारे के सारे आपको ना इंडियन केस लॉज मिलेंगे, लेकिन आप इसमें ना पाकिस्तानी केस लॉज खुद से आप ऐड कर सकते हो. ठीक है. उसमें बहुत सारी साइटेशंस आपको मिल जाएंगी, तो वो आप उसको देख लीजिएगा. ठीक है. बल्कि ये आपकी एक तरह से असाइनमेंट है कि आप इसको ना कर देंगे, मुझे बताएंगे कि ये है. ये इसकी एक्सप्लेनेशन है. सच अपॉइंटमेंट इफ इट इज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट may be made either by name or by the virtue of office. If this section is therefore read with section 21 of 20 subsection 1 of the Prevention of Food Adulteration Act, it would be clear that the person to be authorized under section 220 Council authorizes all the food inspectors of this municipality to institute prosecution for the offences under subsection 1 of the section 20 of the Prevention of the Food Authorities Act 1954. What is prosecution under this act is that general authority to type the envisaged by the resolution would not satisfy the requirements of section 20 subsection 1 of the act, since the manifest object of the had failed to establish that the milk sold
by the use to the food inspector was intended for sale. It is also have been contended that the food inspector who has had filed the complaint has not been validly authorized to as required by section 20 subsection 1 of the Prevention of Food Authorities Act 1954, and prosecution instituted by him with was bad in law. अच्छा, इसमें ये बताया गया कि जिसके पास अथॉरिटी नहीं होती वो उस अथॉरिटी को यूज भी नहीं कर सकता, ठीक है, सिंपल। और जिसके पास अथॉरिटी है वो उस अथॉरिटी को यूज कर सकता है। इसमें आपको बताया गया है कि जो है ना ये एक फूड अथॉरिटी वाले, जैसे आप लोगों ने पिछले दिनों सुना था कि फूड अथॉरिटी ने बहुत जो है वो बहुत ज्यादा काम किया है कि वो उन्होंने क्या किया था कि वो पिछले दिनों एक आयशा शायद थी हमारे पाकिस्तान में कि उन्होंने जो था वो बहुत सारे जो थे फूड के हमारे ये होटल्स बंद करवाए थे, उनके ऊपर छापे लगे थे और बहुत सारा हुआ था ना। उसने किस अथॉरिटी के थे, उसके पास अथॉरिटी थी तो उसने वो छापे वगैरह मारे थे, लोगों को सस्पेंड किया था, होटल्स बंद करवाए थे। अगर उसके पास अथॉरिटी ना होती तो वो अगर वो कैपेसिटी से बाहर जब काम करती तो फिर वो उसको फिर आपको पता है कि वो जो है वो अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है इन चीजों की, ठीक है ना। जो बंदा अपनी अथॉरिटी में रहकर काम करता है तो उसको जो है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, जो अपनी अथॉरिटी से बाहर निकलता है उसकी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा बेटा, जिसको समझ आई मुझे बता दे। मैम किसकी? बिलाल। जी मैम, ओके हो गया, सारा समझ आ इस गया, टॉपिक ठीक की है। समझ आ गई सारी की? जी मैम आ गया, बहुत अच्छे तरीके से आ गया समझ। थोड़ा सा बस वो मैम अच्छा, ये एक्स ऑफिशियो जी वाला था बेटा। ना मैम? हाँ जी बेटा, एक्स ऑफिशियो वाला था। हाँ तो आवाज मैम नहीं आ रही थी इसमें, मेरी? जी मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी तो इसलिए फिर वो मैसेज भी किए थे मुनीब ने भी, तो मैंने इसलिए इंटरप्ट नहीं किया। मैं कहा आप जब एक दफा टॉपिक पूरा क्लियर कर लेंगी तो फिर बाद में उसका क्या नाम है आपसे पूछ लेंगे। मैम क्लियर हो गया सारा। जो हमजा आप पूछ लो एक दो क्वेश्चन जो हैं, चलो, अभी बाकी क्लियर हो गया सारा। पता हम लोग एक काम इसको डिस्कस करो कि मैंने आपको क्या बताया क्या पढ़ाया, उसके बाद बिलाल इसको समझ आई है, और जिस चीज को समझ आई है वो हम डिस्कशन करते जाते हैं। मारिया मुनीर ने अभी ज्वाइन की है तो उसको भी समझ आ जाएगी। मैम मैम जिसको समझ आई है ना उसे पूछ गुलरेज ने लेना अब आप, ज्वाइन किया है। जिसको मैम समझ आई है आप अस्सलाम उससे वालेकुम पूछ लें, ठीक है बेटा, जिन जिनको मैम ताकि जिनको फिर नहीं वो समझ जहाँ आई पे ना उनके गलत लिए तो रिपीट होंगे। कर। हाँ, जो चीजें फिर रह जाएंगी वो मैं बता दूंगी, जो आपको समझ आएगी वो आप आवाज मुझसे आई डिस्कस है। करते जाएं। जी दराब अमीन, आप बेटा जी सीरियस हो मैम जाए। क्या? मैम बेटा सही कह रही हैं आप, जिसको एक्सप्लेन समझ करो आई जो है वो आपको आप। समझ आई है। मैम सबसे पहले तो हमने रिवीजन की है, थोड़ी सी डेफिनेशंस की, उसके अंदर आपने हमसे पूछा था कि ऑफेंस क्या होता है और बाकी चीज़ें आपने हमसे पूछी थी। फिर उसके बाद हमने जिस तरह, क्योंकि हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ रहे हैं, तो हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि अगर आपने किसी एक्ट को या किसी स्टैट्यूट की प्रोविजन को समझना है तो आपने उसके आगे पीछे भी देखना होता है कि क्या दिया हुआ है। तो हमारा मेन टॉपिक जो था वो तो एक्स ऑफिशियो वाला प्रोविजन था जो कि सेक्शन 15 है, लेकिन हमने साथ पहले सेक्शन 14 और उसके आगे सेक्शन 16 को भी देखा था। तो सेक्शन 14 के अंदर उसने बात पहले तो दी है, उसने एक बेस लाइन ड्रॉ कर दी, उसने कहा है कि पावर्स अगर कन्फर कर दी गई हैं किसी भी अथॉरिटी को, बेशक वो सेंट्रल लेजिस्लेचर से है या किसी रेगुलेशन की तरफ से है, तो आप जो है वो जब भी चाहें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जब ज़रूरत पड़े तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वो पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करें। अब इसकी हमने फिर इंटरप्रिटेशन की कि ओकेजन का मतलब है कि जब व्हेन द नीड अराइजेज या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के मुताबिक जो है तो सूटेबल जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हुए, हमने बात की कि पावर टू अपॉइंट ऑल्सो इंक्लूड्स टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। उसके अंदर पहले हमने डिस्कस किया कि एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है।
वैसे तो एक्स ऑफिशियो का लगवी मानी है कि बहैसियत ओहदा, यानी कि आपने बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस किसी बंदे को अपॉइंट किया है। लेकिन हमने फिर इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड किया एक्सप्लेनेशन के अंदर। हमने ये कहा कि कभी कभार जो है वो सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसके अंदर इवन वो लोग जो कि इन प्रैक्टिस या इन ऑफिस नहीं है, या जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनका एक्सपर्टीज़ और उनकी जो प्रोफेशनल ओपिनियन है या प्रोफेशनल प्रैक्टिस है वो हमें चाहिए, वो ज़रूरी है उस सिचुएशन के अंदर, तो उनको भी जो है वो टेम्पोरेरली या अकॉर्डिंग टू द नीड उनको अपॉइंट किया जा सकता है। तो बेसिक ऑप्शन बेसिकली इस चीज़ की ये है कि अगर एक बंदे को अथॉरिटी दे दी गई है तो उसके अंदर कोई भी अननेसेसरी रुकावट या अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, कि तक के बाद में ये ना हो कि किसी का नुकसान हो जाए। इसी पॉइंट के ऊपर आगे से आपका सेक्शन 16 है। सेक्शन 16 ने काम और भी आसान कर दिया है। उसने कहा है कि पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स टू डिसमिस, यानी कि आप सस्पेंड भी कर सकते हो, आप रिमूव भी कर सकते हो। ये उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वैसे तो बात ये थोड़ी सी ऑब्वियस है, लेकिन ये उन्होंने इसलिए कहा है कि कल को कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए कि अगर एक बंदे के पास पावर टू अपॉइंट है तो फिर पावर टू डिसमिस किसके पास है। जाहिर सी बात है, जिसने अपॉइंट किया उसने साथ ही उसको ऑटोमेटिकली डिसमिस भी कर दिया है, ताकि कल को ये ना हो कि किसी बंदे की उधर से फ्रिवलेस लिटिगेशन आ जाए कि जी आपने मुझे अपॉइंट तो कर दिया लेकिन उसको आपने डिसमिस किस ओहदे के जो है वो अंडर किया है, या आपके पास क्या अथॉरिटी है। तो बेसिकली ओवरऑल हमने ये देखा है कि इनका जो स्कोप है वो जनरली एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर्स के अंदर आता है, कि जब आप पावर्स एक्सरसाइज करते हैं तो कोई भी जो है वो अनजस्ट या कोई अननेसेसरी डिले की वजह से या मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से काम के अंदर रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये था मैम। जी बिलाल। जी बिलाल। जी बिलाल, मुझे बताइएगा बेटा कि आपको क्या समझ आई है। हमजा अशफाक आ रहे। जी मैम, मैं यहीं पे हूँ आपके पास ही। जी बेटा आप बताएं। मैम मैं बताऊं या बिलाल? आज का लेक्चर समझ आया तो मुझे थोड़ा सा बताएं। आप बताएं, बिलाल तो सो गया लगता है। मैम वही है जो स्टार्टिंग में मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था एक्स ऑफिशियो के मुताबिक, कि कोई भी जो उसका क्या नाम है, एक्स ऑफिशियल है जो कि किसी डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुका है, और कोई जो टेम्परेरी गवर्नमेंट आती है इलेक्शंस के लिए, या कोई न्यू गवर्नमेंट आती है, तो किसी भी फील्ड में फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज में उसे लगता है कि वो जो प्रीवियस ऑफिसर था इस डिपार्टमेंट का, वो इसको इस सिनेरियो को ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकता है, तो वो उसको अपॉइंट कर देती है, और उसी के पास ये इख्तियार है कि वो उसको जो है वो हटा भी सकती है ओहदे से, और उसी ऑफिसर को वो सेम पावर जो है दोबारा कन्फर कर देती है, ताकि वो हर सूरत हाल से प्रॉपरली तरीके से डील कर सके जो उसके अंडर आती है। ये सेक्शन 15 एंड 16 इसको एक्सप्लेन करता है मैं, इस सारे सिनेरियो को। अच्छा। अच्छा, अब मुश्तबा ने अब ज्वाइन किया है। मुनीब आप दराब एक दफा दोबारा रिवाइज करें आप सारा, ताकि जो मैम पहले वाले हमने बच्चे आज आए हैं, जो बाद में आए हैं, उनको भी जरा समझ आए अच्छे तरीके से। मैम मुश्तबा ने ज्वाइन तो नहीं किया, मुश्तबा तो नहीं आ रहा।
नहीं, अभी उसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी, मैंने एडमिट की है उसे एडमिट किया है मैंने, खान साहब के नाम से। मैम नहीं आ रहा, गुलरेज और मारिया हैं, मुस्तफा नहीं है मैम। चले कोई बात चले मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ आज का जो पूरा लेक्चर था। उसके अंदर बेसिकली हमने बात ये की है कि सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया है कि जो पिछले लेक्चर में डेफिनेशंस वगैरह थी वो हमने रिवाइज की हैं। उसके अंदर मैम ने ऑफेंस वगैरह का पूछा था कि वो क्या होता है। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि सेक्शन 6 को हमने रिवाइज किया, जो हमने पहले पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ रिपील जो है वो किन किन चीज़ों को करता है इफेक्ट और किन किन चीज़ों को नहीं करता और क्यों नहीं करता। फिर उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक आज का था वो सेक्शन 15 था। सेक्शन 15 जो है उसका जो अगर आपने सही तरह समझना है उसको, तो सेक्शन 14 और 16 साथ पढ़ने होंगे, क्योंकि वो बेसिकली एक ही बात के साथ डील करते हैं, एक ही सब्जेक्ट मैटर के साथ। सबसे पहले हमने फिर सेक्शन 14 पढ़ा। उसके अंदर हमने ये देखा कि पावर्स टू बी कन्फर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जनरल क्लॉजेज एक्ट ने आपको ये बता दिया है कि अगर किसी भी अथॉरिटी को कोई पावर दी गई है, कोई भी पावर है वो किसी सेंट्रल लेजिस्लेचर या किसी रेगुलेशन या किसी भी चीज़ के ज़रिए उनको दी गई है, तो वो अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है उसको एक्सरसाइज करने की अथॉरिटी है उनके पास। और वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह और कब जो है वो उसको एक्सरसाइज करना है। अब जब ये बात इस्टेब्लिश कर दी जनरल क्लॉजेज एक्ट ने, फिर उसके बाद वो कहता है कि पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो, यानी कि अगर आपने किसी ऑफिसर को अपॉइंट करना है स्पेशली आफ्टर द पासिंग ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, तो उसके अंदर अगर आपने किसी भी ऑफिस की वैकेंसी को फिल करना है, आपने कोई भी काम करवाना है या जो भी सिचुएशन है जो भी ओकेजन है उसके मुताबिक ऑफिसर को अपॉइंट करना इधर बाय नेम या बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, जो कि असल मतलब है एक्स ऑफिशियो का, बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस उस बंदे को जो है वो पोस्ट दी जाती है। यानी कि बेसिकली अथॉरिटीज जो हैं उनके उन्होंने देखना होता है कि हम किस बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या वो उस ऑफिस के लिए सूटेबल है कि नहीं है। अब जब ये बात हम करते हैं तो इसके अंदर ये बात भी इंक्लूडेड है कि अगर कई लोग, जिस तरह सिचुएशंस कभी कभार इस तरह हो जाती हैं जो कि जिनके अंदर मैन पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है या बड़ी क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, तो हमें एक्सपर्टीज़ और प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए कभी कभार जो आउट ऑफ प्रैक्टिस या रिटायर्ड बंदे जो होते हैं उनको भी जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो दोबारा टेम्परेरली अपॉइंट कर देती हैं, ताकि जो काम है वो चलता रहे, कोई भी इनजस्टिस या कोई भी और मसला खड़ा ना हो जाए। जिस तरह हम देखते हैं कि रिटायर्ड जजेस या रिटायर्ड बाकी लोगों को प्रोफेशनल ओपिनियन के लिए बुलाया जा सकता है, उनकी किसी हेल्प के लिए बुलाया जा सकता है। अगर कोई भी बंदा है जिसने रिटायर कर दिया है, उसको कोई हेल्थ का इशू हो गया है, कोई आपने अर्जेंट कोई अपॉइंटमेंट करनी है, तो बजाय इसके कि आप एक पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस से दोबारा गुजरें, आप फॉर द टाइम बीइंग किसी बंदे को एक्स ऑफिशियो अपॉइंट कर सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, यानी कि उनकी एक्सपर्टीज और उनके एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए आपने उनको अपॉइंट किया। इसी बात पे आगे सेक्शन 16 बिल्ड करता है। सेक्शन 16 कहता है कि पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स पावर टू डिसमिस एंड सस्पेंड। अब जाहिर सी बात है, आपने किसी को अपॉइंट किया है तो इसका मतलब है कि आपने किसी बंदे का स्लॉट रिप्लेस किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक बंदे के पास पावर टू अपॉइंट है तो वो सिर्फ अपॉइंट ही कर सकता है, उसने पहले किसी और से जाकर नहीं पूछना कि जी मैं इसको डिसमिस आप कर सकते हैं तो मैं अपना बंदा रखूं। एक बंदे ने अपॉइंट करना तो इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि पिछले वाला बंदा जो है वो डिसमिस्ड या सस्पेंडेड है। मिसाल के तौर पे आज अगर मैम सादिया सीआर को रिप्लेस करती हैं, मेरी जगह मुश्तबा को सीआर रख देती हैं, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि मैं अब सीआर नहीं हूँ और मुश्तबा है, और मैम के पास ये अथॉरिटी है कि उन्होंने ये किया है। मैं कल को जाके ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि मैम के पास सिर्फ अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी है, डिसमिसल की अथॉरिटी नहीं है, तो उन्होंने मुझे किस अथॉरिटी के जरिए जो है वो मुझे डिसमिस किया। ये इसलिए है कि कल को सिविल केसेस के अंदर या सिविल सर्वेंट्स या इस तरह के किसी भी सिचुएशन के अंदर कोई भी फ्रिवलस या टाइम वेस्टिंग लिटिगेशन ना आ जाए कि जी इस बंदे के पास तो डिसमिस करने की तो पावर नहीं है, सिर्फ अपॉइंट करने की पावर है। अंडरस्टूड है कि जिसने अपॉइंट किया है उसने आपको डिसमिस भी कर दिया। तो ये हमारा ओवरऑल आज का टॉपिक था। साथ हम इनके केस लॉ भी, मैम ने हमें छोटी सी असाइनमेंट दी है कि हम केस लॉ ढूंढें इसके, ताकि हमें पता हो कि एग्जैक्टली इसकी एप्लीकेशन क्या है और इसका मतलब क्या है। ये था। जी। मुज्तबा आपको समझ आया बेटा?
मुश्तबा। सॉरी मैम जी, ये मुश्तबा माइक बेटे, ऑन। आप अपना ना अपनी वीडियो, जी अच्छा आप जी, अपनी वीडियो ऑफ करेंगे ना तो आप मुझे सही तरह से, ठीक है, वीडियो बंद कर दें, आपको आवाज अच्छी आएगी। ठीक मैम। मैम जी वो माइक ऑफ था। जी आप, जी मैम जी, अच्छा ओवरव्यू दिया आप ड्राबा है लेट नहीं क्यों ये। आए पहले ये बताएं। मैम जी मैं लॉगिन कर रहा था, वो लॉगिन नहीं हो रहा था। ये लिंक क्या जो है ना। समझ आई एकदम। अच्छा मैम जी अभी मैंने ना लॉगिन ही की, अभी यानी कि पास ज्वाइन ही किया है थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा, चले ठीक है बेटा, मुझे बताएं कि अंदर आपने भी क्या बताया। सिग्नल वीक वीक आ रहे हैं। जी बेटा बताइए मुझे। मैम मैम जी किसने बताना है? मुश्तबा, जी 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 मैम जी। आपने बताना है। अच्छा मैम जी वो ना, आपको क्या अभी समझ आई। अभी ना मैंने इन किया है, तो जी थोड़ी देर बोले। पहले प्रॉपर मैंने ना सुना नहीं इधर भाई को, प्रॉपर सुन नहीं सका मैम जी अभी मैं उनको। हम्म। मैम जी जो ओवरव्यू दिया है ना दराब भाई ने, वो प्रॉपर मैंने अभी सुना नहीं। अच्छा हेलो हेलो मैम जी सिग्नल काफी वीक आ रहे हैं, वो बार बार जो है ना बंद हो रहा है। दराब भाई, हेलो। मारिया मुनीर, अपना माइक ऑन करें और जो आपको समझ आइए मुझे बताना शुरू करें प्लीज। कोई और क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। नो मैम, क्वेश्चन तो नहीं है रिगार्डिंग द लेक्चर। अगर आपको हमने सही बताया तो फिर वही प्रॉपर समझ आई है, अगर वो ठीक है तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है।
ये बिलाल किधर है? मुझे बिलाल की आवाज क्यों नहीं आ रही? गुलरेज, जी मैं इसमें यहाँ ही हूँ, लेकिन मुझे आवाज बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है। चले प्रॉपर एक सिग्नल काम नहीं आ करते हैं रहा। कि ये जो है मैम ना, जी मैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम जी मैं दूसरे घर में हूँ, यहाँ वो मशीन चलती है, वालेकुम। उस वजह से डिस्टर्ब हो गई क्लास, इसलिए मैंने थोड़ा म्यूट रखा हुआ है। आपको समझ आ गई है वैसे लेक्चर की? जी मैम आ गई ये समझ लेक्चर की, लेकिन मैं ज्यादा देर वो ऑन नहीं रख सकता क्योंकि मशीन है, वो सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। बिलाल, आपको समझ आ गई है? जी मैम आ गई है। अच्छा, हमने ना अब नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 20 और 21 को देख के आना है, ठीक है? और ये है लोकस पोनिटेंशिया, ठीक है? लोकस पोनिटेंशिया को आपने देखकर आना है कि लोकस पोनिटेंशिया होता क्या है, और ये है सेक्शन 21 और 20, ठीक है? अच्छा, मैं ना इसके आपको वो सेक्शंस पढ़ा रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है? ताकि जो आप लोग वही उन चीजों को फोकस कर सको, क्योंकि ये थोड़ा सा हम याद रख सकते हैं, ताकि ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का भी शुरू करना है, तो इसलिए ना मैं इसके वैसे भी 31 जो है वो सेक्शंस है। इसके बाद हमने 26 को पढ़ना, और 26 के बाद हमने जो है वो सेक्शन उसको देखेंगे हम। अच्छा, सेक्शन 26 तक ही इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा जो है वो इसमें है ऑफेंडर। जो 26 है वो क्या है? ऑफेंडर कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस, ठीक है? कि वो डबल जेपर्डी का जेपर्डी का कि जी जो एक भी ऑफेंडर को एक ही उसमें दो तरह से दो दफा सजा नहीं मिल सकती। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। और लोकस पोनिटेंशिया में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट उसमें पढ़ाऊंगी, परसों वाली क्लास में। तो आप लोग इसे एक दफा देख कर आइएगा, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। और प्लीज बेटा, जब आपको लिंक मिल जाता है तो फौरन क्लास ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि इस तरह फिर आप लोग कोई 1 घंटे बाद आ रहे, कोई 2 घंटे बाद आ रहे, तो इस तरह तो क्लास नहीं होती ना। और ये जो मैंने आपको सेक्शंस करवाए हैं ना, सेक्शन नंबर सेक्शन 4 ए, सेक्शन 6, और इसके अलावा जो है वो सेक्शन 14, 15 और 16, और फिर 20 और 21 हम देखेंगे। उसके बाद 26 देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट के, ठीक है? तो आप लोग इसको एक दफा देख लीजिएगा सब बच्चे। और इसके ऊपर जो है असाइनमेंट अपनी आसानी रहेगी कि आप लोगों को फिर ये नहीं होगा कि मैडम ने पता नहीं क्या पढ़ाया था, क्या नहीं, ठीक है? साथ साथ इनको नोट करें जैसे आप क्लास में करते थे, और वैसे ही अपना सारा बना के रखें शेड्यूल, जैसे आप क्लास में बनाते थे। ऑनलाइन क्लासेस का ये मकसद नहीं है कि बस आप आए और गपशप लगाएं और लेक्चर सुने और चले जाएं। ये प्रॉपर एक क्लासरूम है, और एक क्लासरूम की तरह ही हम लोगों को बिहेव करना है इसमें, ठीक है बेटा? और मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे अच्छे तरह से रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और प्रॉपर जैसे आप माशाल्लाह वेल मैनर्ड है, वेल बिहेव है। लेकिन आपने साथ साथ अपना जो ये है कि जो जितना कुछ भी जो मैं मटेरियल आपको बता रही हूँ, जो मैं आपके ग्रुप में भी पोस्ट कर रही हूँ, जो मैं आपको स्लाइड्स वगैरह प्रेजेंट कर रही हूँ, ये सब की सब बेटा आप लोगों ने ना अपने पास महफूज रखनी है। ऑनलाइन लेक्चर जो है ये आपके पास आ जाएंगे सारे के सारे। तो आप लोगों के पास ये रिकॉर्ड भी आ जाएगा। तो आपको जो चीज नहीं समझ आती वो देखें, यहाँ पर थोड़ा सा इशू आता है नेट का, तो वो कोई नहीं, आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, जैसे मर्जी आप मुझसे पूछें, तो मैं आपके लिए बताने के लिए तैयार हूँ। क्लास सब एक मुश्किल में है, अल्लाह ताला ये मुश्किल दूर कर देगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो आप लोग भी दुआ करें, और मैं भी इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये मुश्किल जल्दी आसान करे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी परसों, और अपने ना जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स प्रिपेयर करके रखें आप लोग, ठीक है बेटे? मैम जी, ओके बेटे, मैम मैम जी अल्लाह क्वेश्चन हाफिज। है। मैम जी एक क्वेश्चन है। जी ओके मैम, अल्लाह हाफिज। मैम जी, बेटे, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही।
मैम जी एक क्वेश्चन है पूछना था। जी बेटा बोले। मैम जी आज क्लास का टाइम 3 बजे था ना? जी बोले। क्लास का टाइम आज 3 बजे था मैम जी, नहीं 3 बजे था बेटा क्लास। मैंने 2:30 पे कर दिया था। टू नहीं थर्टी बेटा 2:30 था, 2:30 पे मैंने क्लास लेनी थी आप। वो ठीक मैम जी, वो मैंने मैसेज रिसीव किया था ना, वो 3 बजे लिखा हुआ था, मैं उस हिसाब से लॉगिन हुआ हूँ। जी लेकिन मेरी बाद में बात हो। अच्छा जो फिर जी बाद में मैंने बता दिया था कि 2:30 है, ठीक है। ठीक मैम जी। बाद में मैंने अच्छा बता दिया था कि 2:30, ठीक है बेटा। मैम, ओके। मैम जी एक अल्लाह वो हाफिज। जनरल क्लासेस के पहले भी जी आपने एक बेटा। असाइनमेंट ली थी ना, जनरल क्लासेस एक्ट पर एक पहले भी आपने असाइनमेंट ली थी। मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी आपकी। आप मुझे ना मैसेज कर दो, ग्रुप में मैसेज कर लो अपने। ठीक मैम जी, ठीक ठीक मैम जी। ओके अल्लाह हाफिज। हमजा भाई क्या हाल है? हमजा साहब ठीक ठाक हैं? गुलरेज हमजा एनी पर्सन अवेलेबल? हाँ हाँ मुस्तफा, बोलो क्या काम बात है। और यार हमजा क्या हाल है, ठीक हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, ठीक हो? क्या खैरियत है, घर में सब ठीक है? हाँ शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाओ सब ठीक है? जी अल्लाह पाक का बड़ा करम। और सुनाओ यार, आज यार ओवरऑल लेक्चर में लेट आया हूँ। लेक्चर पढ़ा कौन सा है, ये टॉपिक का नाम क्या था? यार मैं तो सोया हुआ था, मैं अभी उठा हूँ। अच्छा तू भी लेट आया है? हम्म। अच्छा तो ये यार ये जनरल क्लासेस एक्ट ही पढ़ा है ना आज भी हमने? हाँ, जनरल क्लॉजेज एक्ट ही पढ़ा। ये सेक्शन जो बता रही थी मैम। हाँ, वो मैम से और सुना, बस करम अल्लाह पाक का। और सुनाओ आप सब मुझसे, ठीक है? हाँ मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो, जो भी हाँ पूछना मैं है। पूछ लेता हूँ, जो भी पूछ क्यूरी लेता है। हूँ ठहर जा। और सब ठीक है ना, सेहत मिजाज यार, ये कदों तक काम सही होएगा? कोई है? कोरोना वायरस ਵੱਧਦਾ ही जा रहा है, सिग्नल बहुत घट आ रहा है।